हेलो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे आरसीसी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 फॉर एसएससी जेईई मेंस 2024। मेरा नाम स्काई। आई हैव डन एमटेक फ्रॉम एमआईटी जयपुर और अभी स्टार्ट करते हैं अपना फोकस रहेगा एसएससी जेईई मेंस 2024। बाकी आप अदर कोई सिविल एग्जाम आप दे रहे हो तो आप दे सकते हो, देख सकते हो। सारे क्वेश्चन हर जगह सेम ही होते हैं, थोड़ा सा बहुत अंतर होता है लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ द कंक्रीट इन आरसीसी इज रिकमेंडेड फॉर द सीवियर एक्सपोजर कंडीशन बाई। सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में कौन सा ग्रेड यूज होता है ये पूछ रहे हैं हमसे। तो हम उसके साथ साथ पूरा जानते चलेंगे कि कितने टाइप के कंडीशन एक्सपोजर कंडीशन होते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सपोजर कंडीशन और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एक जगह कर लेंगे। एक्सपोजर कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे ग्रेड्स और यहाँ पे लिख देंगे इफेक्टिव कवर और यहाँ पे सीमेंट कंटेंट। ये पूरी टेबल होती है, ये कहीं से क्वेश्चन उठा लेता है। सीमेंट कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब में, इफेक्टिव कवर एमएम में, ठीक है। और लास्ट में W/C रेशियो ये पूछता है। ये पूरी टेबल अपन एक जगह पढ़ेंगे। पहले देखेंगे एक्सपोजर कंडीशन कौन कौन सी होती है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। माइल्ड का ग्रेड होगा M20, M25, M30, M35 और M40, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था सीवियर का, तो सीवियर का यहाँ से देख लो M30, तो अपना आंसर तो ये हो गया M30। लेकिन माइल्ड का पूछता था M20, वेरी सीवियर का पूछता था M35। ये टेबल याद रखना है, 20 से स्टार्ट करना है माइल्ड से, उसके बाद 5-5 बढ़ाते जाना है, ठीक है। याद हो जाएगी चीज़ें। इसको याद करने का तरीका है MMS वेरी एक्सट्रीम। क्या तरीका है? MMS वेरी एक्सट्रीम, ये याद करने का तरीका है इसको। अब देखते हो इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर 20, 30, 45, 50, 75। ये याद रखना है। 20, 30, 45, 50, 75। आते हैं सीमेंट कंटेंट पे। सीमेंट कंटेंट होता है 300, 300, 320, 340, 360। मतलब कि माइल्ड और मॉडरेट के लिए सेम होता है। सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम में 20-20 बढ़ता जाएगा। अब इसमें देखना है 0.55, 0.50, 0.45 सीवियर के लिए, वेरी सीवियर के लिए भी 0.45 और एक्सट्रीम के लिए 0.40। ये टेबल आप याद रखोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन वही दिया है जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ FCK एंड FM इज द मीन स्ट्रेंथ एंड द सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं। जो FM होता है ना, FCK 1.65 सिग्मा होता है, वेयर FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये अब देखो FM किस में दिया है। अगर FM के टर्म में नहीं दिया है तो अगर FCK के टर्म में देगा तो उसको ऐसे लिखना चाहिए
FM माइनस 1.65 सिग्मा। इसके टर्म में अगर देता तो ऐसे लिखना चाहिए था, तो कहीं दिख रहा है क्या? माइनस का साइन तो दिख ही नहीं रहा है। तो अगर और 1.65 भी नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन तो बी होगा, लेकिन उसको करेक्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो FM इक्वल टू FCK प्लस 1.65, फिर ये वाला फॉर्मूला सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इनमें से कौन मेजर करता है डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट? तो इसका आंसर है सेकेंड मॉडुलस। सेकेंड मॉडुलस आप लोग याद कर लेना। एक इसके जो चार्ट है वो नेक्स्ट अभी आएगा, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखो, जो ओरिजिन से जाता है ना, ओरिजिन से और OA, देखो इसमें सॉरी AO लाइन जो होती है, A और O लाइन वही होती है सेकेंड मॉडुलस। यही अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी यही होता है, ठीक है। तो याद रखना है अपना सेकेंड मॉडुलस वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। पूछ रहे द वैल्यू ऑफ द क्रीप कोफिशिएंट। द वैल्यू ऑफ द क्रीप कोफिशिएंट ऑफ अ कंक्रीट एट एन एज ऑफ 28 डेज लोडिंग, ठीक है। क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है 28 दिन की लोडिंग के बाद। तो पहले हम समझ लेते हैं क्रीप क्या होता है। क्रीप जो होता है, जो डेड लोड होता है, डेड लोड और परमानेंट अटैच्ड लोड, परमानेंट अटैच्ड लोड जो होता है, इनके सस्टेन लोडिंग के कारण, लोडिंग के कारण क्या होता है, कुछ डिफ्लेक्शन आ जाता है स्ट्रक्चर में। जैसे कि मान लो आपका छज्जा है, तो ये अपने लोडिंग की वजह से टाइम पास होने पे कुछ इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता है, वही कहलाता है क्रीप। तो उसका क्रीप कोफिशिएंट होता है। क्रीप कोफिशिएंट जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे घटता है। तो देखो इधर लिख देते हैं डेज, इधर क्रीप कोफिशिएंट, ठीक। तो 7 डेज, 28 डेज एंड 1 ईयर जनरली यही पूछते हैं। तो 7 डेज पे सबसे ज़्यादा होगा 2.2, फिर 1.6, फिर 1.1। तो आपके क्वेश्चन में पूछा 28 दिन के लिए, तो 28 दिन के लिए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस टेबल को आप लोग याद रख कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो उसमें ऐसे करके होता है ए इक्वल टू इसी 1+5। तो जो हमारा रेगुलर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये होता है, और इस पे डालते हैं तो ये मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, वहाँ पे देख लेंगे। अभी देख लो क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है? अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन एट एज ऑफ लोडिंग। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन क्या होगा और इलास्टिक स्ट्रेन उस टाइम कितना है जब लोडिंग हो रही है। तो 7 दिन पे 2.2, 7 दिन पे 2.2, 28 दिन पे 1.6 और 1 साल के बाद 1 ईयर। आप ऐसे याद कर लेना, 7 दिन फिर उसका आधा और बीच में कितना है? एवरेज हो रहा है क्या? एवरेज नहीं हो रहा है, एवरेज ही हो रहा है एक तरह से। 2.2 और 1.1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 33 के अराउंड हो जाएगा। तो इसका हाफ 16, 16.5 के अराउंड होगा, तो 1.6 ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहे रिलेशनशिप बिटवीन द यंग्स मॉडुलस एंड क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो इसका तो बच्चा जानता है क्या होता है। इज इक्वल टू 5000
5000 रूट में एफ सी के। लेकिन इसमें गलती क्या होती है, बच्चा जल्दी में 500 ये रूट में एफ सी के पे मार के निकल लेता है, या फिर 500 000 वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाता है कितने जीरो। तो हमें याद रखना है 5000 है, 5000 एफ सी के रूट में एफ सी के, ठीक है। ये IS 456 2000 के हिसाब से। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है IS 1978 के हिसाब से कितना होगा, तो वो होता है EC 5700 रूट में FCK। तो ये क्या होता है, एक तरह से WSM उस टाइम चलता था और ये LSM में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया है, और जो मैं अभी बता रहा था कि IS 456 1978 के हिसाब से आपका हो जाएगा 57 रूट में एफ सी के। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन 5000 रूट में एफ सी के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहे द हाइट टू द डायमीटर रेशियो ऑफ सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन फॉर यूनी एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट ऑफ अ कंक्रीट। मतलब यूनी एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट के लिए जो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन लेते हैं उनका हाइट टू डायमीटर रेशियो कितना होता है। तो हमें सबको पता है, जो इसकी हाइट होती है 300 mm होती है, और जो डाया होता है 150 mm होता है। तो कितना हो जाएगा रेशियो, हाइट टू डाया, हाइट 300 डाया 150 तो 2। तो अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वही चीज किया है। नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहे क्वेश्चन नंबर 6 में कि एज पर IS 456 2000 द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पज। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होता है फॉर डिजाइन पर्पज, तो हम लिखते हैं ना 0.45 FCK। जब ये वाला डायग्राम बनता है, ये वाला, तो 0.45 FCK इस वाले पे रहता है, 0.45 FCK एक्सट्रीम फाइबर। फिर जब ये पैराबोलिक और जो स्ट्रेट होता है इनका एवरेज लेते हैं तो 0.36 FCK आता है। तो उसी का हम लोग इक्वेशन बनाते हैं कि 0.36 FCK B इंटू XU इक्वल टू 0.87 FY AST। मतलब हम C इक्वल टू T करते हैं, कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन। तो हमें यहाँ से फार्मूला मिलता है XU इक्वल टू 0.87 FY AST अपन 0.36 FCK B इंटू XU, ठीक। और इसके पीछे जो क्वेश्चन मुझे स्लाइड लगाने में थोड़ा सा वो हो गया, तो वो वाला क्वेश्चन है, पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन। अप्रोक्सीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन इसको याद करने वाली चीज है, तो इस हमेशा पूछता है इसको जनरली। तो 0.003 श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट। हाँ ये देखो यहीं पे गलती होती है कि 2 जीरो हम लगा देते हैं। देखो मेरे से भी ये हमेशा गलती हो जाती है, तो इसको याद कर लो कि श्रिंकेज स्ट्रेन जो होगा ना वो 0.0003 होगा। मतलब कि श्रिंकेज स्ट्रेन होगा वो कितना होगा 0.0003। ये गलती नहीं करना है, ये क्वेश्चन में देगा, पहला ऑप्शन ही देगा
0.003, लेकिन हमें कितना कर गया ना 3, मतलब 3 पीछे है तो 3 0 भी है, बस इतना याद रखो। क्वेश्चन नंबर 8 बोला रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग, तो जो आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट जो आरसीसी होती है ना, वो तीनों को लेने में इक्वली स्ट्रॉन्ग होती है। किसको? कंप्रेशन को, टेंशन को और शियर को, ठीक है। तीनों में स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो इसको यूज किया जाता है, अन्यथा क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 अभी जो मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था ना, वही चीज आ गई। पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू IS 456 1978, तो इसी की वैल्यू कितनी होगी? तो इसी की वैल्यू 1978 के हिसाब से 5700 रूट में FCK हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978। नेक्स्ट चलते हैं। बोला द डायमीटर ऑफ द रेनफोर्सिंग बार शैल नॉट एक्सीड, बोला कि जो डायमीटर होता है किसका? रेनफोर्सिंग बार का, शैल नॉट एक्सीडेड, कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए? 1/8 ऑफ टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। जो स्लैब होती है ना, उसके टोटल थिकनेस के 1/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल लेके समझेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो कि आपकी थिकनेस ऑफ स्लैब है, थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी है? 25 mm, ठीक है। 25 mm नहीं यार, ये बहुत कम हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 25 सेंटीमीटर। तो तो 1/8 कितना होगा? 25। थ्री पॉइंट कुछ समथिंग होगा सेंटीमीटर, इसको mm में चेंज करेंगे तो 31 mm के अराउंड आ जाएगा। तो इससे ज़्यादा नहीं लेंगे जो डाया होगा। मैं एक्चुअल स्लैब की थिकनेस यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, उसके हिसाब से हमारा थोड़ा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल फिट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं और अच्छे से एग्जाम्पल लाके क्लियर कर दूंगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन द 4th अमेंडमेंट मई 2013 IS 456/2000 M60 ग्रेड हैज बीन शिफ्टेड टू। जो M60 ग्रेड पहले किस में था? पहले था हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में था, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में कंसिडर होता था, कंक्रीट में था, ठीक है। अब किस में आ गए? अब आ गया है स्टैंडर्ड कंक्रीट में। अब इसके हिसाब से इसका कुछ प्रीवियस नॉलेज जानते चलते हैं। M10, M15 और M20 ये तो ऑर्डिनरी ग्रेड में आते हैं, ठीक है। और M25 से लेके M60 तक अब स्टैंडर्ड कंक्रीट होते हैं। और ग्रेटर देन M60 वो क्या कहलाता है? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द कंक्रीट मिक्स डिजाइन? कंक्रीट मिक्स डिजाइन में, कंक्रीट मिक्स डिजाइन में क्या यूज नहीं होता? तो डिग्री ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कंट्रोल ऑफ द कंक्रीट, क्वालिटी कंक्रीट की
कंट्रोल तो करेंगे, वो तो होता ही। वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, ये भी चेक करते हैं कितना वर्केबल है कंक्रीट। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, 28 दिन के बाद वो भी चेक करते हैं। लेकिन कंक्रीट में हम मिक्स डिजाइन में क्या नहीं करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ये चीज नहीं देखते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आ गया फिर से, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सिंकेज, जिसमें बताया था कि ये याद रखना है कि 0.0003 होगा उसके आगे। अभी देखो पहला ऑप्शन ही दिया था, मैं बोला था ना, लोग इसको मार के चले आएंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए 3 पे 3 जीरो, बस 3 के आगे 3 जीरो, पॉइंट पॉइंट के बाद 3 जीरो फिर 3, ये याद रख लोगे फिर कभी नहीं भूलोगे। हाँ, कभी कभी इस फॉर्म में भी दे देता है, ये भी ध्यान रखना। 3 इंटू 10⁻⁻⁴, वहां पे पता चले 3 जीरो जोड़ते रहे, यहाँ पे पता चला 4 जीरो कहाँ से आ गया, लेकिन पॉइंट के बदले में एक जो जीरो बढ़ रहा है उसकी वजह से। नेक्स्ट, एज पर IS 456:2000 फॉर माइल्ड एक्सपोजर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर रेनफोर्समेंट। अभी जो टेबल बनवाया था ना फर्स्ट पेज पे, उस पे पूछ लिया कि M20 जो कि माइल्ड है, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है, तो उसमें मिनिमम सीमेंट कंक्रीट कितना बताया था, 300 kg पर मीटर क्यूब। मॉडरेट के लिए भी कितना था, यही था, और बाकियों के लिए सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के लिए 320, 340, 360। ये चीज याद रखोगे आप। ये देखो इसने बताया है, एक बार आप देख लेना। नई चीज इसमें क्या है कि मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट इज 450 किलो न्यूटन पर मीटर, मैक्सिमम इतना जा सकती है। इन द लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड of RCC structure, the partial safety factor for steel according to IS 456:2000 बोल रहा है कि लिमिट LSM में जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं वो स्टील के लिए कितना यूज करते हैं, तो स्टील के लिए हम यूज करते हैं 1.15, और कंक्रीट के लिए कितना यूज करते हैं, कंक्रीट के लिए कितना यूज करते हैं 1.5। ठीक है, कंक्रीट के लिए हम ज्यादा क्यों यूज करते हैं, ज्यादा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो इसकी फॉर्मेशन होती है वो उसमें यूनिफॉर्मिटी थोड़ी वीक होती है, मतलब कि कभी कोई किसी में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, कम हो गया, थोड़ा सा भी फर्क होता है, इसलिए इस पे ज़्यादा हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। और ये फैक्ट्री में फ्रेम होते हैं, फैक्ट्री में फ्रेम्ड होते हैं, तो इसलिए इनका क्या करते हैं, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा कम लेते हैं। ठीक है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने के बाद कितना हमारा स्ट्रेस बचता है उसमें 0.87 FY, क्यों, पहले तो 100 था, उस पर 1.15 का लगाया तो ये मिला 0.87 FY। इस पे क्या हमारे पे FCK होता है ना, FCK को हम मानते नहीं है कि उतना सारे पूरे क्यूब में उतना स्ट्रेंथ आएगा, तो हम इसको पहले ही कम कर लेते हैं। ठीक है, कितना कर लेते हैं 0.65 FCK। अब 0.65 FCK पे हम लगाते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, तो ये अराउंड आता है 0.45 FCK। ठीक है, यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच डिजाइन फिलोसफी यूजेज मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर फॉर्मेट, कौन सी डिजाइन फिलोसफी यूज करती है मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर। तो देखो तीन डिजाइन फिलोसफी होती है, एक होती है WSM, दूसरा LSM, तीसरा USM, अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये तो बहुत ओल्ड फिनोमेना है, जिसमें कि हम बहुत ही सेफ्टी लेके चलते थे। मान लो कि आपकी स्ट्रेंथ होती थी 100, तो हम मान के चलते थे कि उसकी स्ट्रेंथ 30 है, तो इसमें क्या होता था, बहुत सारा नुकसान होता था, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल हमें अननेसेसरी
ये अनइकोनॉमिकल हो जाता था, क्योंकि अब किसी बच्चे की स्ट्रेंथ है, वो 5वीं क्लास में पढ़ सकता है, उसको ज़बरदस्ती का फर्स्ट क्लास में डाल रहे हो तो क्या कर रहे हो, उसके साथ नुकसान ही कर रहे हो। अब देखो, एलएसएम क्या करता था, अगर कोई 5वीं क्लास का नॉलेज है तो उसको एटलीस्ट 4th क्लास में डालो ताकि 4th का टॉपर रहे। अब लिमिट स्टेट मेथड क्या करता था कि अगर आपके 100% स्ट्रेंथ थी तो ये 100 मान के ही चलता था। जरूरी नहीं है ना भाई हमेशा 100 ही रहे, कभी तो दिक्कत हो सकती है। तो इसमें ये दिक्कत थी कि फुल में फुल मान ले रहा था। ये इकोनॉमिकली फिट तो था लेकिन सर्विसबिलिटी सही नहीं थी। क्यों? क्योंकि कभी भी धोखा दे सकता है तो मटेरियल का चीज ना। सॉरी, मैं यूएसएम का बता रहा हूँ। अब आता है एलएसएम, ये दोनों का सबसे बेटर वर्जन आया, लिमिट स्टेज ऑफ मेथड। हम न मिनिमम मान रहे हैं न मैक्सिमम मान रहे हैं, बीच का रास्ता खोज लिया हमने, बीच का रास्ता ढूंढ लिया। हमने क्या किया, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर मतलब कि देखो हम क्या करते हैं, जो हमने मटेरियल चूज किया है उस पर भी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पे लोडिंग आती है, जो लोड आता है उसको भी हम मैक्सिमाइज मान के चलते हैं। मान लो कि 1 किलो न्यूटन हमारे पे लोड लग रहा है तो हम मान के चलते हैं कि 1.5 किलो न्यूटन लग रहा होगा, तो मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर यूज हुआ कि नहीं यूज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़िए और देखिए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक टेंजेंट मॉडुलस है गलत, एक सेकेंड मॉडुलस, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ये चीज कि ये सेकेंड मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको रट लीजिए, समझिए मत। इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट एफ सी के, ठीक है। होता ही है भाई, ये देखो ना, इक्वल टू 5000 रूट में एफ सी के है कि नहीं प्रोपोर्शनल। तो ये ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड ये करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A simple supported beam is required to carry a load of 23 kilonewton per meter, including self weight over an effective span of 6 meter. This beam shall be designed for factor bending moment. तो इसमें हमें पूछ रहा है कि फैक्टर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ठीक है। फैक्टर बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है ना, तो अपन लोड देखते हैं कौन से लोड पहले देख लेते हैं। 23 किलो न्यूटन पर मीटर और सेल्फ वेट ओवर एन इफेक्टिव स्पान, मतलब ये सब कंसिडर करके 23 किलो न्यूटन है। और जो स्पान की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्पान वो है 6 मीटर। तो निकाल लेते हैं, एम यू निकाल लेते हैं, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 से निकाल लेते हैं। तो डब्ल्यू कितना है 23 एल स्क्वायर बाई 8, तो ये कितना आ रहा है 23 इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो ये आ रहा है आपका कितना आएगा 23 किलो न्यूटन मीटर है, तो 6 मीटर का कितना हो जाएगा,
ठीक है, इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं 1.5। जब इसमें आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 155.25 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपका आंसर हो गया। करना कुछ नहीं था, हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना था, उसमें फैक्टर लगा देना था। फैक्टर निकालने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं एम को, एम नॉट को मल्टीप्लाई करते हैं तो एम आता है, मतलब कि अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट चलते, देखो इसने किया भी है, देखो 23 किलो न्यूटन मीटर, एल इफेक्टिव 6 मीटर। तो फैक्टर लोड कितना हो जाएगा, इसने पहले ही लोड को फैक्टर कर लिया तो इतना हो गया। अब बस उस पर एम मैक्सिमम निकालने के लिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, तो 34.5 इंटू 6 स्क्वायर बाई 8 का आ जाएगा 1.5। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश कर रहा था। लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस इन टर्म्स ऑफ द क्रीप कोफिशिएंट 5, 28 डेज, कैरेक्टरिस्टिक एफसीके। बोला कि लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी। लॉन्ग टर्म जो हम पढ़ते हैं ना, ये वाला इसी इक्वल टू 5000 रूट में एफसीके, ये क्या होती है, ये होती है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। याद रखना, ऐसे याद रखना, छोटा सा रूप है तो शॉर्ट फॉर्म। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा, 5000 रूट में एफ सी के 1 + 5। 5 की वैल्यू हमने पढ़ी थी इधर, कोफिशिएंट, क्रीप कोफिशिएंट इधर डेज में था, तो 7 डेज 2.2, 28 डेज 1.6 और 1 ईयर 1.1। ये जब वैल्यू रखते जाओगे लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको मिलती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, एक रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है, सब्जेक्टेड टू 5 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड एंड 25 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड। अब देखो जो डेड लोड से बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो है 5 किलो न्यूटन मीटर, और लाइव लोड से जो आ रहा है 25 किलो न्यूटन मीटर। व्हाट इज शुड बी द डिजाइन बेंडिंग मोमेंट फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। देखो लिमिट स्टेट में मेथड में क्या करते हैं, जो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट होता है हमारा होता है, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, फैक्टर होता है। तो एम यू निकालेंगे तो एम यू निकल टू 1.2 इंटू एम टोटल, तो 1.5 25 5 30, तो कितना आ जाएगा 45 किलो न्यूटन मीटर। आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम उसने ऐसे ही किया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट है भाई। मैक्सिमम स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ द कंप्रेशन स्टील फॉर अ डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन having effective depth D, effective cover of steel is D dash and neutral axis depth from compression phase is XU। चलो यहाँ समझते हैं इसको। ये डबली बीम है तो यहाँ भी कंप्रेशन साइड में भी स्टील होगा और यहाँ भी स्टील होगा। तो कह रहा है कि जो ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है वो डी डैश है, और यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस जा रही है, तो डी डैश हो जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी माइनस एक्स यू माइनस डी डैश।
हमें पता है एक्सट्रीम फाइबर पे कितना होता है 0.0035, तो हो जाएगा आपका 0.0035 बाई XU इक्वल टू D अपॉन XU माइनस D डैश। ठीक है, इसको इधर ले जाओगे, हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहे हैं हमें मैक्सिमम स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन। अच्छा, यहाँ पे हमें पूछ रहा है एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन, तो इसको एप्सिलॉन कर देते हैं, तो एप्सिलॉन बटे XU बाई D डैश, ठीक है, अपॉन 0.035 XU। सिमिलर ट्रायंगल लगाएं तो हमें एप्सिलॉन इक्वल टू मिल जाएगा 0.035 D डैश बाई XU। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस XU मैक्सिमम बाई D फॉर FP 500 ग्रेड स्टील बार एज पर IS 456/2000 XU मैक्सिमम बाई D, ठीक है, फॉर 500, ये होता है 0.46, ठीक है। तो हम कभी कभी ऐसे, हम जनरली इसको याद रखते हैं XU मैक्सिमम, तो 0.46D से याद रखते हैं, ठीक है। तो जब इस फॉर्म में पूछता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 500 के लिए है। अब XU मैक्सिमम 415 के लिए 0.48D, XU मैक्सिमम 250 के लिए 0.52D। ऐसे याद कर लोगे, ये चीज वही दिया है 52 या 53 दोनों से। बोला क्वेश्चन नंबर 22 में कि द स्ट्रेन इन स्टील एट फेलियर इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है फेलियर के टाइम में स्टील में, तो ये होता है आपका 0.002 FY 1.15 ES। इसको कभी कभी इस फॉर्म में लिखते हैं 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीज सेम है, मतलब इतना स्ट्रेन होना चाहिए फेलियर के टाइम में। तो ऑप्शन नंबर ए FY इक्वल टू 1.15 ES 0.002। देखो इसमें 0.0035 दिया था ऐसे, तो ये कट गया। ऑप्शन से भी देखा करो। अब ये देखो 1.5 नीचे देना चाहिए था, या फिर यहाँ पे 0.87 देता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है इन केस ऑफ फुटिंग द क्रिटिकल सेक्शन फॉर पंचिंग शियर। फुटिंग के केस में क्रिटिकल सेक्शन पंचिंग शियर के लिए कितना होता है, ये होता है D/2 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, D/2, ठीक है। D/2 डिस्टेंस पे ऐसे धंस जाएगा, ये जमीन में चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना क्वेश्चन पहला सेट था। मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चन हर सेट में रखेंगे और डेली करेंगे, कभी एक कर लेंगे, कभी 2 कर लेंगे। तो इस वीक में हमारा टारगेट है हाईवे का और RCC का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करना। और जितना करा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इससे आपको 100% फायदा मिलेगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट कर सकते हो, मैं उनको बता सकता हूँ। और जो भी कमियां हैं अभी
उनको अभी बता सकते हो, उनको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।